सूत्रों की माने तो भारत सरकार आरक्षण में बदलाव करने की संभावना तलाश रही है। अभी अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण का कोटा मिला हुआ है। सरकार कोटा के अंदर कोटा बनाकर एक उच्च श्रेणी बनाने की संभावना देख रही है। अभी ऐसा मानना है कि अनुसूचित जातियों के अंदर ही कोई एक या दो सरनेम के समूह को ज्यादा से ज्यादा नौकरी की सीटें मिल जाती है और कमजोर समूह को कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अनुसूचित जातियों को दो भाग में बांटने की संभावना पर विचार और चर्चा चल रहा है। बीते कुछ सालों में आरक्षण लेने के लिए अलग अलग जाति के लोग आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे जाति के लोग मौजूद हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ ठीक से नहीं मिला है। जानकार लोगों का कहना है, जैसे उत्तर प्रदेश में जाटव, तेलंगाना में मदिगा जाति के लोगों को ज्यादा लाभ मिल रहा है। बिहार में पासवान जाति के लोग आगे चल रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने महादलित और अति पिछड़ा की अलग श्रेणी बनाने की कोशिश की थी। ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम के लिए अलग श्रेणी बनाने की कोशिश की आंध्र प्रदेश सरकार ने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान संविधान में भी नहीं है। झारखंड के धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में एक आदिवासी नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला रुपन पंचायत का है। पीड़िता ने मामले की शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि शुक्रवार दोपहर लगभग 2 बजे वह अपने 10 वर्षीय छोटी बहन के साथ भूतगड़िया के आसपास जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई थी। इसी क्रम में लटानी गांव के 2 युवक संतोष कुमार और बिरु कुमार मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे और जबरदस्ती पकड़कर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। फिर दोनों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद उन दोनों ने लड़की को इस बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी। पीड़िता के साथ गई उसकी बहन डर से भाग निकली और घर जाकर महिलाओं को यह सूचना दी। चूंकि पीड़िता के पिता मजदूरी के लिए निकले थे, इसलिए गांव की कुछ महिलाएं शाम को पीड़िता और उसकी बहन को लेकर पूर्वी टुंडी थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। घटनास्थल युवतियों के घर से महज आधा किमी दूर स्थित है। पूर्वी टुंडी थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों को भी पकड़ लिया है। मामला पोक्सो एक्ट के तहत बनता है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के एक आदिवासी छात्रावास में लगभग 100 बच्चों को फूड पॉइजनिंग से पीड़ित होने के बाद बुधवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना एकलव्य आदिवासी छात्रावास में हुई। बच्चे सभी आदिवासी समुदाय के हैं। सबने मांडवा बस्ती के छात्रावास में दाल, चावल और कटहल की सब्जी खाई। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार यह खाना खाने के तुरंत बाद बच्चों को उल्टी और फूड पॉइजनिंग के अन्य लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनका निर्जलीकरण और अन्य जटिलताओं का इलाज किया जा रहा है। भोजन विषाक्तता के कारण की अभी भी जांच की जा रही है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि यह भोजन के दूषित होने के कारण हुआ होगा। भोजन के नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। इस घटना से बच्चों के परिवारों में आक्रोश फैल गया है, जिन्होंने छात्रावास प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बच्चों को पहले भी खराब गुणवत्ता वाला भोजन परोसा गया है और प्रशासन से की गई शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। जिला अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर में चल रही उथल-पुथल और जातीय झड़पों के बीच 10 लड़कियों सहित कुकी समुदाय के 23 छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए केरल के कन्नूर विश्वविद्यालय में आश्रय मिला है। 3 मई से मणिपुर में अशांति के कारण अपनी पढ़ाई में व्यवधान का सामना करने वाले इन छात्रों का विश्वविद्यालय पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसने उनके रहने के लिए विशेष व्यवस्था की है। प्रभावित छात्रों के लिए आश्रय और शैक्षिक अवसर प्रदान करने का कदम कन्नूर विश्वविद्यालय में 7 अगस्त को आयोजित एक सिंडिकेट बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के बाद उठाया गया है। बैठक का उद्देश्य मणिपुर में हिंसा से प्रभावित छात्रों को प्रवेश देना था, चाहे वे विश्वविद्यालय के परिसरों में हो या संबद्ध कॉलेजों में। विश्वविद्यालय के एक सिंडिकेट सदस्य प्रमोद वेल्लाचल ने कहा, इन छात्रों ने मणिपुर में काम कर रहे मलयाली शिक्षकों और व्याख्याताओं के माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय और केरल में शैक्षिक सुविधाओं के बारे में सीखा। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मणिपुर से और अधिक हिंसा प्रभावित छात्र कन्नूर विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जो अपने गृह राज्य में अशांति से दूर अधिक स्थिर वातावरण में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहेंगे। कन्नूर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया गर्मजोशी भरा स्वागत और शैक्षिक समर्थन इन छात्रों को मणिपुर में हिंसा के कारण सामने आई चुनौतियों के बावजूद अपने सपनों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए आशा और अवसर प्रदान करता है। जमशेदपुर स्थित स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के नाम से फर्जी ट्रस्ट खोलकर केंद्रीय जनजाति विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए 42 लाख रुपए के गबन से जुड़े 20 साल पुराने मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को गबन मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सीबीआई जांच का आदेश दिया। ये गबन साल 2002-03 में किया गया था। जमशेदपुर में स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट के द्वारा आदिवासी बालिकाओं के लिए हॉस्टल चलाया जा रहा था। इसके संचालन के लिए केंद्रीय जनजाति विकास विभाग मंत्रालय ट्रस्ट को पैसे देता था। साल 2002-03 में विभाग ने ट्रस्ट को 42 लाख रुपए आवंटित किए थे, लेकिन ट्रस्ट के सचिव रहे सरोज दास ने साजिश रचकर मिलता जुलता नाम में सिर्फ सेवा शब्द हटाकर स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट के नाम से गठन किया। पूर्व परिचित होने के कारण दिल्ली जाकर मिलीभगत कर विभाग से आवंटित 42 लाख रुपए अपने ट्रस्ट के खाते में डलवा लिया। जब गबन प्रकाश में आया तो जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने में केस दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस की जांच में मामले को रफा-दफा कर दिया गया। इसके बाद केंद्र ने राज्य सरकार को जांच के लिए लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद पुरानी वास्तविक ट्रस्ट स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट ने मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के पश्चात मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया। आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, जिससे क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के बीच अखंडता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जा सके, असम चाय मजदूर संघ ACMS मंगलदोई शाखा ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ असम के सहयोग से ASA, असम टी ट्राइब्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन ATTSA, उदलगुरी चैप्टर और असम चाय कर्मचारी संघ ACKS मंगलदोई शाखा दिमाकुची के दिमाकुची टी खेल के मैदान में 2 दिवसीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम कर्मा परब की धूम झारखंड में भी दिखाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कर्मा महोत्सव में शामिल हुए। जगह जगह में करम पत्तों की डाली की पूजा अर्चना की गई।
इस प्रकृति पर्व में लोक गीत संगीत के साथ साथ ढोल मांदर की थाप पर झूमते दिखाई दिए। ये त्योहार भाई बहन के लिए भी पावन पर्व है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने सोमवार को भोपाल में आदिवासी नायकों राजा शंकर शाह और उनके बेटे कुंवर रघुनाथ शाह के शहादत दिवस पर आदिवासी समाज के सदस्यों के एक समारोह को संबोधित किया, जिन्हें विद्रोह के दौरान मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने सोमवार सुबह यहां मानस भवन में सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह दुखद है कि आज आदिवासी भाइयों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है, जबकि राज्य पर पहला अधिकार आदिवासियों का है। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता ने गढ़ राजा शंकर शाह, उनके पुत्र रघुनाथ शाह और आदिवासी आइकन बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश में आदिवासी मतदाताओं की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है। यहाँ आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है और 47 आदिवासी आरक्षित विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम समय रह गया है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आदिवासी मतदाताओं को लुभाना चाहती हैं। बीजेपी की राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा, चाहे वह निमाड़ और मालवा क्षेत्र हो या नीमच जिला हो, आदिवासियों पर अत्याचार की खबरें हैं। ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो घटित होती हैं, लेकिन उनकी खबर हम तक नहीं पहुंच पाती है। 18 साल की भाजपा सरकार ने आदिवासी भाइयों को क्या दिया? भाजपा ने सिर्फ आदिवासियों का हक छीना है। कांग्रेस पार्टी ही पेसा कानून लेकर आई थी, जिसे अब तक भाजपा सरकार पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने भी आदिवासी दिवस मनाना शुरू किया और हमने आदिवासी भाइयों का कर्ज भी माफ किया। उन्होंने आगे दावा किया कि यह शर्म की बात है कि भाजपा सरकार ने आदिवासी समाज को उनके अंतिम संस्कार के लिए जमीन तक नहीं दी है। आदिवासी छात्रों के लिए कोई छात्रावास सुविधा नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। अगर कोई स्वास्थ्य केंद्र है तो उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, और अगर कोई स्कूल है तो वहां कोई शिक्षक नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज के आदिवासी युवा और 2 दशक पहले के समुदाय के युवाओं में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा, आज का आदिवासी युवा सम्मानजनक नौकरी चाहता है। कमलनाथ ने याद दिलाया कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और अपील की कि आदिवासी समाज के सदस्यों को सच्चाई और अखंडता का समर्थन करना चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ मतदान करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस आदिवासी विभाग के अध्यक्ष रामू टेकाम ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने आदिवासी समाज को हमेशा धोखा दिया है। सीधी में पेशाब करने की घटना का जिक्र करते हुए रामू टेकाम ने दावा किया कि बीजेपी नेता लगातार आदिवासी समाज के लोगों को परेशान और दुर्व्यवहार कर रहे हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और विधायक दशरथ गागराई ने खरसावा विधानसभा क्षेत्र के कुचाई के चाटुहासा, खरसावा के बुरुडी व गम्हरिया के घाघी में करीब 60 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया।
शिलान्यास की गई योजनाओं में 57 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 9 महत्वपूर्ण सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य के साथ साथ कई अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। शिलान्यास के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत रहना होगा। अभी भी झारखंड सहित कई राज्यों में प्रभावी ढंग से पेशा कानून लागू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि पेशा कानून को सशक्त रूप से लागू करने की आवश्यकता है। वनाधिकार कानून के तहत जंगल के प्रबंधन का जिम्मा गांव के लोगों को मिलेगा। इसके लिए आप सभी को जागरूक होने की जरूरत है। देश में आदिवासी बच्चों के लिए 740 एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं। इन विद्यालयों के लिए 38,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। एक बूढ़ा आदमी और उसकी बूढ़ी पत्नी पिछले 10 वर्षों से एक खराब गौशाला के कमरे में रह रहे हैं। उनके साथ एक गाय और एक बछड़े भी उसी जगह में साथ में उनके रहते हैं। ऐसी मुश्किल भरी जिंदगी ओडिशा के पुरी जिले में देखने को मिला है। काकतपुर प्रखंड के सुहानपुर पंचायत अंतर्गत सुहानपुर गांव के बनवासाही में 70 वर्षीय कैलाश घड़े अपनी 65 वर्षीय पत्नी के साथ गौशाला में रहते हैं। गौशाला में एक कोने में आधा टूटा हुआ बिस्तर पड़ा है, जबकि दूसरे कोने में गाय और उसके बछड़े को रखा गया है। राज्य सरकार की गरीबों के लिए कई योजनाएं हैं। खासकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए कई योजनाएं हैं। फिर भी असली तस्वीर कुछ और ही है। सभी योग्य लाभुकों को लाभ नहीं मिल पाता है। सरकारी नियमों के अनुसार गरीब लोगों को मुफ्त घर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी प्रकार सरकार गरीब लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद वृद्धावस्था भत्ता भी प्रदान करती है, लेकिन बनवासाही के इस दंपति को किसी भी सरकारी योजना के तहत घर नहीं दिया गया है। वृद्ध दंपति की कोई जैविक संतान नहीं है। हालांकि उन्होंने एक लड़के को गोद लिया था। बड़े होने के बाद उन्होंने एक लड़की से शादी की और उन्हें छोड़ दिया। तब से वे ऐसी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। हरिजन समुदाय का सदस्य होने के नाते वह बांध से काम करके और टोकरियां बनाकर कमाई करते हैं। इसके अलावा उन्हें 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मासिक 10 किलो चावल मिलता है। शेड की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई है और काली पॉलीथीन शीट का एक टुकड़ा ही एकमात्र चीज है जो उन्हें प्रकृति के प्रकोप से बचाता है। एक साइड में कुछ कपड़े टांगे गए हैं जो साइड की दीवार का काम करता है। बूढ़े व्यक्ति ने कई अधिकारियों और निर्वाचित राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें एक घर मुहैया कराने का अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस संबंध में पूछे जाने पर काकटपुर ब्लॉक अध्यक्ष श्रीधर नायक ने मामले को देखने और सरकारी नियमों के अनुसार आवास उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को ऊपरी सुबनसिरी जिले के कुपोरियो में पर्यटन मंत्री नाकाप नालो, जिले के विधायक रोडे बुई, न्यातो डुकम और तान्या सोकी टैगिन वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों, निशी एलिट सोसाइटी और की उपस्थिति में डोनी पोलो खुमको नाम का उद्घाटन किया। गैलो वेलफेयर सोसाइटी और डोनी पोलो के विश्वासी मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए खांडू ने सभी से अपनी अपनी स्वदेशी संस्कृति के साथ गहरा जुड़ाव बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विकास जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि राज्य के मूल निवासी अपनी जड़ों को कभी न भूलें और अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को संजोएं।
खांडू ने इस बात पर भी जोर दिया कि समाज में अपनी भाषाएं लोकप्रिय रूप से बोली जानी चाहिए ताकि हर छोटा बच्चा इसे स्वाभाविक रूप से सीख सके। उन्होंने कहा, हमारी भाषा और संस्कृति हमें हमारी पहचान देती है। खांडू ने सर्वोच्च शक्ति के साथ आध्यात्मिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए अपने घरों में एक पूजा स्थल समर्पित करने की अपनी सलाह दोहराई और मोनपा जनजाति का उदाहरण दिया, जो इसी जनजाति से संबंधित है। उन्होंने कहा कि अमीर हो या गरीब, हर मोनपा परिवार के घरों में पूजा स्थल होता है। उन्होंने कहा, शांति और धार्मिकता की भावना कायम है। खांडू ने कहा, सरकार हमारी अपनी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन आदिवासी समुदायों के दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है कि कैसे वे संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। खांडू ने लोगों से विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के बीच तुलना न करने बल्कि हर धर्म के साथ सम्मान से पेश आने की भी अपील की। उन्होंने कहा, हम जो हैं वही हैं और हम जो हैं उस पर हमें गर्व होना चाहिए। खांडू इस बीच सभी की भलाई, अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए डोनी पोलो से आशीर्वाद लेने के लिए नीबू द्वारा किए गए अनुष्ठानों को देखा। सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात ने बुधवार को कहा कि शहरीकरण के दौर से गुजर रहे इलाकों में भूमाफिया आदिवासियों की जमीन हड़पने पर आमादा है और राज्य सरकार को उन पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाना चाहिए। राजभवन के पास पार्टी बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आसपास के इलाके में भूमाफिया सक्रिय है। रांची में रिंग रोड जहां शहरीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आदिवासियों और अन्य गरीब लोगों की भूमि को भूमाफियाओं से बचाने के लिए अभियान शुरू करने का आह्वान किया। करात ने नगरी थाना क्षेत्र के दलादली चौक पर पार्टी नेता सुभाष मुंडा की हत्या में शामिल शेष अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की। पार्टी नेताओं ने बाद में रांची के उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को 7 सूत्री मांग सौंपी थी, जिसमें हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को बचाने के लिए विशेष पैकेज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की मांग की। केंद्र सरकार की नौकरियों में रिक्त पदों की संख्या लाखों में नियुक्ति की मांग की। इससे पहले सीपीएम सदस्यों ने कटहल मोड़ से रांची जिला मुख्यालय तक 10 किलोमीटर का मार्च निकाला, जहां उन्होंने प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में कुणबी जाति से मराठों को बाहर करने की मांग करते हुए विरोध कर रहे ओबीसी छात्रों ने शनिवार को खून को स्याही के रूप में इस्तेमाल करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे को एक पत्र लिखा। राष्ट्रीय ओबीसी विद्यार्थी ओबीसी महासंघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया। संविधान चौक पर ओबीसी महासंघ के विरोध प्रदर्शन के 14वें दिन छात्र विंग ने आंदोलन का नेतृत्व करने का फैसला किया। चल रहे विरोध प्रदर्शन में ओबीसी समुदाय के कई संगठन हिस्सा ले रहे हैं। ओबीसी महासंघ और सर्व शाखा कुणबी ओबीसी आंदोलन कृति समिति मराठों को ओबीसी कोटा से बाहर रखने की मांग के लिए एक मोर्चा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने जाति आधारित जनगणना और ओबीसी समुदाय के लिए उच्च आरक्षण का भी आह्वान किया। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि मराठा ओबीसी कोटा को परेशान नहीं करेंगे। मराठों ने ओबीसी के साथ संयुक्त रूप से कोटा बढ़ाने की पेशकश की है। मराठों के लिए आरक्षण से ओबीसी कोटा प्रभावित नहीं होगा,
फडणवीस ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में ओबीसी और कुणबी समुदायों से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि मराठा समुदाय को समायोजित करने के लिए उनका आरक्षण प्रभावित नहीं होगा। कई वर्षों से उड़ीसा के गंजम जिले के सोरोदा ब्लॉक के अंतर्गत गौडागोथा ग्राम पंचायत के 3 गांवों के आदिवासी सुरक्षित पेयजल को अपने घरों में एक अनमोल वस्तु मानते थे। प्रचुर संसाधनों के साथ प्रकृति द्वारा धन्य इन लोगों को सरकारी अधिकारियों द्वारा उपेक्षित किया गया था, क्योंकि उन्हें पीने के पानी, स्नान और कपड़े या घरेलू जानवरों को नहलाने के लिए नालों या गड्ढों पर निर्भर रहना पड़ता था। अंत में उन्होंने प्रशासन द्वारा सुरक्षित पेयजल के लिए सुविधाओं के प्रावधान में किसी भी मदद का इंतजार नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने संकट से बाहर निकलने का अपना रास्ता खोजने का संकल्प लिया और आसपास की पहाड़ियों से निकलने वाले झरनों से अपने दरवाजे तक पानी लाने के लिए बांस का उपयोग करके लगभग 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया। प्रारंभ में यह पेडिपदर गांव के ग्रामीण ही थे जिन्होंने विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बांस की पाइपलाइनों के माध्यम से अपने गांव में झरने का पानी लाने का अभिनव तरीका अपनाया। उन्होंने कुछ हद तक अपने खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी का उपयोग किया, लेकिन बांस की पाइपलाइन अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाती थी, तो उन्होंने बाद में प्रशासन की थोड़ी सी मदद से धीरे धीरे बांस की पाइपलाइन को लोहे के पाइप से बदल दिया। पेडिपदर गांव की निवासी केमिका सबर ने कहा कि पहाड़ियों के ऊपर स्थित झरनों से हमारे गांव तक पानी लाने का अभिनव तरीका बहुत मददगार है। अपने दैनिक घरेलू कामों में पानी का उपयोग करने के अलावा हम इसका उपयोग कुछ हद तक अपने खेतों की सिंचाई के लिए भी कर रहे हैं। एक ग्रामीण जोसुआ सबर ने बताया कि बारिश के दिनों में हमें अक्सर पाइपलाइनों के माध्यम से गंदा और दूषित पानी मिलता है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में यह सिस्टम खराब हो जाता है। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वर्ष के इन समयों के दौरान हमें पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इस विकास के बाद सगदाबासा और आकाशनगर के पड़ोसी ग्रामीण भी प्रेरित हुए और वे भी इसी विधि से पास की पहाड़ियों के झरनों से पानी लेकर आए। बांस के पाइपों का उपयोग करके वे अपने गांवों के बीच में टैंकों के अंदर पानी जमा करते हैं और बाद में इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके बांस के पाइपों को पीवीसी पाइपों से बदल दिया है। सगदाबासा गांव के एक ग्रामीण बिश्ना गमंगो ने कहा कि शुरुआत में हमने यह सुनिश्चित किया कि बांस का उपयोग करने से न्यूनतम खर्च हो। हालांकि पाइपलाइन को नियमित अंतराल पर रखरखाव और बदलने की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए हमने उन्हें पीवीसी पाइपों में बदल दिया।